यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और चिन्हांकन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश और तकनीक। क्या क्या बाधाएं हैं इस कार्य को पूरा करने में, कितने तरह की दिव्यांगता होती है, उनके प्रकार कैसे होते हैं, क्या उसकी पहचान है और समावेशी शिक्षा क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपसे यही सारी बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। जब तक शुरू करते हैं हम अपना वीडियो, तब तक आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक ना किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, समावेशी शिक्षा क्या है, इसमें क्या बाधाएं हैं और किसको किस तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये सब हम आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं दिव्यांगता के 21 प्रकार, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित कर दिया और विधेयक ने PWD अधिनियम 1995 की जगह ली, जिसे 24 साल पहले लागू किया गया था। और इस प्रकार दिव्यांग के प्रकार मौजूदा 7 से बढ़कर 21 कर दिए गए। तो जल्दी से जान लेते हैं ये 21 प्रकार क्या हैं और उनकी क्या पहचान है। पहला, मानसिक मंदता, समझने बोलने में कठिनाई, अभिव्यक्त करने में भी कठिनाई होती है। दूसरा, ऑटिज्म, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आंखें मिलाकर बात ना कर पाना और गुमसुम बने रहना, ये ऑटिज्म की पहचान है। सेरेब्रल पॉल्सी, जिसे हम पोलियो और नर्व इंजरी भी बोलते हैं। चौथे प्रकार की विकलांगता है मानसिक रोगी, इसमें खुद से बातें करना, भ्रमजाल, मतिभ्रम। इसके बाद आता है श्रवण बाधित यानी बहरापन, ऊंचा सुनना या कम सुनना। छठवें नंबर का है मूक निशक्तता, इसमें बोलने में कठिनाई, सामान्य बोली से अलग बोलना जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते। 8वां नंबर अल्प दृष्टि, जिसे हम कहते हैं लो विजन, कम दिखना। 9वीं इस तरह से है चलन निशक्तता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें हाथ या पैर अथवा दोनों की निशक्तता, लकवा, हाथ या पैर कट जाना। कुष्ठ रोग से मुक्त, इसमें हाथ या पैर या उंगलियों में विकृति, टेढ़ापन, इस तरह के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। 11वीं विकलांगता है बौनापन। 12वां तेजाब हमला पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम्स। 13वां मांसपेशी दुर्विकास यानी मांसपेशियों में कमजोरी और विकृति। 14वें नंबर पे है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी बोलने, शुद्ध लेखन, साधारण जोड़, बाकी गुणा भाग में आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई, और ये डिसेबिलिटी कहलाती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। 15वें नंबर पर है बौद्धिक निशक्तता। 16वें नंबर पर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डियों के समन्वय में परेशानी। 17वें नंबर पर है पार्किंसंस रोग यानी हाथ, पांव, मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाइयां। 18वां प्रकार है हीमोफीलिया, इसमें चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव, रक्त बहना, बंद नहीं होना आदि इसके लक्षण हैं। 19वां प्रकार है थैलेसीमिया यानी खून में हीमोग्लोबिन की विकृति, खून मात्रा कम हो जाना। 20वां प्रकार है स्किल सेल डिसीज, खून में अत्यधिक कमी, खून की कमी से शरीर में अंग अवयव खराब हो जाना। और अंतिम प्रकार है बहुनिशक्तता, 2 या 2 से अधिक निशक्तता से ग्रसित व्यक्ति इस श्रेणी में शामिल होंगे। यानी 21 डिसेबिलिटीज के प्रकार आपने देख लिए। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह के प्रकार में किस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। क्या है समावेशी शिक्षा? जैसा कि हम सभी जानते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा समावेशी शिक्षा व्यवस्था के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके लिए उच्च तकनीक क्या होगी, कैसे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, किस तरह से प्रशिक्षित मोबाइल स्रोत सलाहकारों की व्यवस्था की गई है। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। तो कुछ बाधाएं जो चिन्हित हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सामाजिक बाधाओं की।
समाज के व्यक्ति में सोच हमेशा अलग होती है कि दिव्यांग बच्चा कुछ कर नहीं सकता, उसे केवल घर पर ही रखना चाहिए। दूसरा ये भी होता है कि जब सर्वेक्षण करता बच्चे से जानकारी मांगने घर जाता है तो उसकी जानकारी दी नहीं जाती, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि परिवार में उसकी बदनामी होगी। और एक कारण होता है कि अंधविश्वास के कारण बच्चे को किसी जानकार व्यक्ति से झड़वाना। एक और ख़ास बात ये भी है कि बच्चे की माता को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि ये दिव्यांगता ईश्वरीय प्रकोप के कारण है। और अब हम आपको कुछ आर्थिक बाधाएं क्या हो सकती हैं ये भी बता देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में अधिकतर परिवारों की आय पर्याप्त नहीं होने के कारण दिव्यांग बच्चे की शीघ्र पहचान कर उन्हें चिकित्सीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है या वो करवा नहीं पाते हैं। विभिन्न प्रकार के उपकरण दिलाने में असमर्थता होती है। यदि शासकीय अथवा स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से उपकरण प्राप्त हो जाएं, तो उपकरण के रखरखाव का खर्च भी नहीं उठा पाते। दिव्यांग बच्चे के कपड़े पर व्यय नहीं कर पाना। एक और खास बात यह है कि अगर किसी प्रकार चिकित्सक से बच्चे का इलाज कराया गया तो उसके लिए निरंतर विभिन्न थेरेपी आदि पर व्यय नहीं कर पाना अथवा इलाज को निरंतर नहीं कराना, किसी सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रम में बच्चे को नहीं ले जाना। और इस तरह की बहुत सारी आर्थिक बाधाएं बच्चे को शिक्षा में आती हैं। और इनके अलावा भी कुछ बिंदु हो सकते हैं जो हम अपने स्लाइड में आपको नहीं बता पाए। अब कुछ भौतिक बाधाएं भी हैं जो शिक्षा के लिए आड़े आती हैं, परेशान करती हैं। जैसे दिव्यांग बच्चों को शाला प्रवेश के लिए उचित प्रकार की रैंप रेलिंग की व्यवस्था ना होना, शाला में टॉयलेट ना उपलब्ध होना दिव्यांग बच्चों के लिए, पीने के पानी हेतु उचित नल नहीं होना, बैठक व्यवस्था सही ना होना, उचित प्रकार के उपकरण ना होना, अगर उपकरण है तो उसका ज्ञान ना होना, बच्चों के लिए खेल का मैदान ना होना या आवश्यक खेल सामग्री ना होना। ये बहुत सारी भौतिक बाधाएं हैं जो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में आ रही हैं। शैक्षिक बाधाएं क्या हो सकती हैं, आइए हम आपका ध्यान इस तरफ भी दिला देते हैं। शाला में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता ना होना, शाला में विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री ना उपलब्ध होना, दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना, कक्षा स्तर पर IEP का क्रियान्वयन उचित प्रकार से नहीं करना। IEP आप सभी जानते होंगे, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, यानी प्रत्येक बच्चे का अपना अपना शैक्षिक कैलेंडर, किस तरह की शिक्षा उसे हम देना चाहते हैं या उसकी शिक्षा का स्तर कैसा है। दिव्यांग बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के समूह में शामिल नहीं करना, अन्य बच्चों से दोस्ती न करना, शैक्षिक स्तर अच्छा होने के बाद भी सामान्य बच्चों से उसकी मदद करवाना। ऐसा करने से बच्चों को हीन भावना पैदा होती है। अतः अगर बच्चा होशियार है तो उसे सामान्य बच्चे को मदद करने दें, बल्कि सामान्य बच्चे से उसकी मदद बिल्कुल न कराएं। दिव्यांग बच्चे द्वारा कक्षा में शिक्षकों से कुछ पूछने पर उनके उत्तर ना देना एक और बहुत अहम बिंदु है। दिव्यांग बच्चे द्वारा कक्षा में शिक्षकों से कुछ पूछने पर उनके उत्तर ना देना। कुछ और सामान्य बातें हैं जो हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि शिक्षकों द्वारा दिव्यांग बच्चों को कक्षा की अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठाना, शाला स्तर पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों में दिव्यांग बच्चों को शामिल नहीं करना, दिव्यांग बच्चों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप हेतु शिक्षकों एवं अन्य बच्चों द्वारा अभिप्रेरणा नहीं देना, शाला के अन्य सहपाठी बच्चों द्वारा दिव्यांग बच्चों को शिक्षण कार्य या अन्य गतिविधि में सहयोग नहीं करना, दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों द्वारा उनके शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को सहयोग नहीं करना, पाठ पढ़ाते समय शिक्षकों का ध्यान दिव्यांग बच्चे की ओर न होना। इसके अलावा कुछ और बिंदु हैं। किसी पाठ वस्तु में बने चित्र संबंधी बाधा, शिक्षकों को ब्रेल लिपि और संकेत भाषा का अल्प ज्ञान। एक और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताते हैं कि कक्षा के अन्य सहपाठी द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए गलत शब्दों का उपयोग, शाला में दिव्यांग बच्चों की मित्र न होना, शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा दिव्यांग बच्चों को एडमिशन न देना, शाला स्तर पर दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक क्षमताओं का सही मूल्यांकन न करना और RPWT एक्ट 2016 की विभिन्न बातों का ज्ञान न होना। ये सब ऐसी बाधाएं हैं जो इन बच्चों के लिए बनी हुई हैं, जिन्हें हमें दूर करना है, इन बच्चों का सहयोग करना है। आगे चलते हैं। अब इसमें जो BRC अमले के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं उसमें यह है कि समस्त बाधाओं का निराकरण करना और उसके लिए प्रयास करना, चिन्हित बच्चों का शाला में एडमिशन कराना और सभी 21 दिव्यांगताओं वाले बच्चों का सर्वे कराकर उन्हें शाला में दर्ज कराना,
दिव्यांग बच्चों को दर्ज कराए जाने के उपरांत नियमित शाला आने हेतु पालक स्तर, शिक्षक स्तर से निरंतर प्रोत्साहित करना और इस कार्य की मॉनिटरिंग करना, ये जनशिक्षक, बीआरसी और जिले के अमले के लिए बेहद आवश्यक है। एक और अहम बिंदु जो प्रशासनिक मुद्दा है, जो बहुत सारी चीज़ों को दूर कर सकता है, सभी शालाओं में वातावरण निर्माण, उचित मापदंड का रैंप, रेलिंग की व्यवस्था और टॉयलेट जो दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाजनक होना आवश्यक है। और शालाओं में दिव्यांग बच्चों की उचित बैठक व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिन विद्यालयों में CWSN बच्चे दर्ज हैं, वहाँ के भ्रमण के दौरान MRC द्वारा दिए गए IEP का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, यानी जहाँ पर CWSN बच्चे आपको मिलें, वहाँ पर जाकर आपको इनका IEP ज़रूर देखना है और इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। शाला स्तर पर उपलब्ध CWSN बच्चों को प्राप्त होने वाली सामग्री जैसे उपकरण, पाठ्य पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकें, यूनिफॉर्म दिलाए जाने की पहल करना, पात्रता अनुसार बच्चों को विभिन्न भत्ते दिलाए जाने की भी पहल करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए होंगे और इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप ज़रूर प्रयास करेंगे। एक पुण्य का काम है, एक समाज को प्रोत्साहन देने का काम है। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली वीक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।